8 सितंबर 1965 की सुबह पंजाब के मैदानों पर धुंधली भोर फैली हुई थी। गन्ने के खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। ये अनजान कि कुछ ही घंटों में वे 20वीं शताब्दी की सबसे निर्णायक टैंक लड़ाइयों में से एक के साक्षी बनने जा रहे हैं। भारत पाक युद्ध अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका था और एक छोटा साधारण सा गांव, असल उत्तर, जिसका अर्थ ही है सच्चा जवाब, जल्द ही इस्पात, आग और मानव इच्छा शक्ति की ऐसी टक्कर का मंच बनने वाला था जिसने उपहास को किंवदंती में बदल दिया। पश्चिम की ओर सीमा के पार पाकिस्तान का गर्व आगे बढ़ रहा था। पहली बख्तरबंद डिवीजन, जो क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ टैंक चालक दलों से बनी थी और अमेरिका द्वारा प्रदत्त नवीनतम M47 और M48 पैटर्न टैंकों से सुसज्जित थी। प्रत्येक पैटर्न आधुनिक इंजीनियरिंग का अजूबा था। 48 टन वजनी, 90 मिलीमीटर की तोप से लैस, शक्तिशाली कॉन्टिनेंटल इंजन, इंफ्रारेड दृष्टि प्रणाली और हाइड्रोलिक स्थिरीकरण के साथ वे पश्चिमी टैंक डिजाइन के चरम रूप थे, जो अमेरिकी सैन्य सहायता के अंतर्गत पाकिस्तान को दिए गए थे और एक ऐसे पाकिस्तानी सेना के विश्वास का प्रतीक थे जिसे लगता था कि ये मशीनें भारत के पुराने शर्मन और सेंचुरियन टैंकों को ऐसे कुचल देंगी जैसे किसी ने टिन के खिलौनों को पैरों तले रौंद दिया हो। अपने पैटर्न की बुर्ज से एक पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर ने अपनी फॉर्मेशन को खेतों के ऊपर फैलते देखा, जो खेमेकरन की दिशा में बढ़ रही थी, अमृतसर की ओर जाने वाला मार्ग, ये विश्वास करते हुए कि सूर्यास्त तक उसके टैंक बिना किसी प्रतिरोध के भारतीय क्षेत्र में विजयपूर्वक आगे बढ़ चुके होंगे। उनकी खुफिया रिपोर्टें स्पष्ट थीं। भारत की रक्षा रेखा पतली है, उसके टैंक पुराने हैं, उसकी मनोबल कमजोर है। लेकिन जो वे नहीं जानते थे, जो पाकिस्तानी पक्ष पर कोई भी नहीं समझ सका था, वो ये था कि जमीन स्वयं, पंजाब की मिट्टी, कुछ भारतीय टैंक कमांडरों द्वारा हथियार में बदल दी गई थी, जो जानते थे कि युद्ध हमेशा बेहतर मशीनों से नहीं बल्कि बेहतर दिमागों से जीता जाता है। पाकिस्तानी आक्रमण से पहले के दिनों में मेजर जनरल गुरबख्श सिंह के नेतृत्व में भारतीय चौथी माउंटेन डिवीजन ने योजनाबद्ध ढंग से खेमेकरन से पीछे हटना शुरू किया था। ये पीछे हटना पराजय नहीं था, बल्कि एक रणनीति थी, समय खरीदने और दुश्मन को भारत की सीमा के भीतर गहराई तक खींचने की। इस प्रतीत होने वाले पलायन के पीछे एक सटीक योजना थी, जिसे ऐसे अधिकारियों ने तैयार किया था जो उस क्षेत्र की हर नहर, हर बांध और हर खेत के मोड़ को अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानते थे। इनमें द्वितीय स्वतंत्र बख्तरबंद ब्रिगेड, डेक्कन हॉर्स, थर्ड कैवलरी और नाइन्थ हॉर्स जैसी रेजिमेंटों के अनुभवी टैंक कमांडर शामिल थे। ऐसे सैनिक जिन्होंने बर्मा और अराकान के मोर्चों पर लड़ाई लड़ी थी और जिन्होंने सीखा था कि असली हथियार मशीन नहीं, जमीन होती है। उनकी योजना सरल थी, लेकिन साहसिक। पैटर्न टैंकों को एक घोड़े की नाल के आकार वाले फंदे में लाना, गांव असल उत्तर के चारों ओर एक चौड़ा अर्धवृत्त, और जब उनकी ताकत जमीन के कारण निष्प्रभावी हो जाए तो उन्हें नष्ट कर देना। इसके लिए भारतीय इंजीनियरों ने पूरी रात काम किया, नहरों के बांध तोड़े, सिंचाई का पानी निचले खेतों की ओर मोड़ा, जब तक कि खेत दलदल में ना बदल गए। गन्ने के हरे भरे तने खड़े रहे, लेकिन उनके नीचे पानी भरा था, जो किसी भी टैंक के ट्रैक को निगल सकता था। एंटी टैंक गनें किनारों पर लगाई गईं, पैदल सैनिकों को बांधों के पीछे छिपाया गया और सेंचुरियन टैंकों को हुल डाउन पोजीशन में गाड़ दिया गया, ताकि केवल उनकी तोपें ही बाहर दिखें। सब कुछ तैयार था, एक ऐसी रक्षा योजना जो निराशा नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से उपजी थी। जब अगली सुबह पाकिस्तान के पहले पैटर्न भारतीय सीमा पार कर अंदर आए, उनके कमांडर पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे थे। उनकी दूरबीनों में कोई शत्रु नहीं दिख रहा था, केवल अंतहीन हरे खेत और कुछ छोटे गांव,
उन्होंने इंजन की पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। सैकड़ों टैंकों की गड़गड़ाहट से जमीन कांप रही थी और धुएं के बादल आसमान में उठ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे असल उत्तर की बाहरी सीमा में पहुंचे, जमीन ने उनका साथ छोड़ दिया। भारी पैटर्न टैंक की ट्रैकें पानी में धंसने लगीं, उनके इंजन गुर्राने लगे और उनकी गति अचानक गिर गई। उनका पूरा गठन टूट गया और जो आकृतियां कभी ताकत की प्रतीक लगती थीं, अब दलदल में फंसे दैत्य जैसी प्रतीत होने लगीं। गन्ने की झाड़ियों में छिपे भारतीय तोपची अब अपनी सीमा पर तैयार बैठे थे। जैसे ही आदेश मिला, पूरा इलाका आग के गोले में बदल गया। एंटी टैंक शेलों ने हवा को चीरते हुए दुश्मन के टैंकों के किनारों को भेद दिया। हर विस्फोट के साथ जमीन हिल उठी और पैटर्न टैंक, जिनका कभी डर था, अब आग के गोले बनकर भभकने लगे। भाग 2। युद्ध का चरम और अब्दुल हमीद की वीरता। अराजकता के उस उफान में जब धुआं और आग से पूरा आसमान भर गया था, भारतीय तोपखाने की सटीकता और टैंक कमांडरों की समझदारी ने युद्ध का रुख पलट दिया। पाकिस्तान के विशाल पैटर्न दलदल में फंस चुके थे और उनके इंजनों की गड़गड़ाहट अब निराशा की गूंज बन गई थी। ठीक इसी क्षण भारतीय मोर्चे से एक ऐसा सैनिक उभरा जिसकी वीरता इस लड़ाई को इतिहास की किताबों में अमर कर गई। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, फॉर ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से। हमीद के पास कोई भारी टैंक नहीं था, बल्कि एक साधारण जीप पर लगी 106 मिमी रिकॉइललेस राइफल थी। लेकिन उसके पास वो चीज थी जो हर मशीन से बड़ी होती है, साहस और गहन समझ। उसने गन्ने की ऊंची झाड़ियों को अपना किला बना लिया और उनके पीछे छिपकर अपनी जीप को ऐसे चलाया जैसे कोई शिकारी जंगल में अपने शिकार का पीछा करता है। उसका निशाना घातक था, उसका समय निर्धारण अद्भुत। एक एक करके उसने दुश्मन के टैंकों को नष्ट किया। हर बार रिकॉइललेस गन की आवाज के साथ एक पैटर्न आग में बदलता गया। उसने बारी बारी से 3 टैंक उड़ाए, फिर चौथे की ओर बढ़ा। उस क्षण जब पाकिस्तानी टैंकरों को उसकी स्थिति का आभास हुआ, तो उन्होंने उसे निशाना बनाया। विस्फोट हुआ, आग का गोला उठा और अब्दुल हमीद अपनी जीप के साथ लपटों में समा गया। पर उस क्षण तक वो अपना काम कर चुका था। उसने इस्पात के जंगल में वो चिंगारी जला दी थी जिसने पूरे युद्ध को रोशन कर दिया। उसकी मौत भारत की वीरता की मिसाल बन गई। मरणोपरांत उसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च युद्ध सम्मान, और उसका नाम असल उत्तर की मिट्टी में सदा के लिए अंकित हो गया। अब युद्ध केवल मशीनों का नहीं रह गया था, यह संकल्प और रणनीति की टक्कर बन चुका था। पाकिस्तानी कमांडरों ने जब देखा कि उनके अग्रिम दस्ते की रफ्तार रुक गई है, उन्होंने और टैंकों को आगे भेजने का आदेश दिया। परंतु जितने टैंक आगे बढ़े, उतने ही दलदल में धंसते गए। संचार तंत्र टूट गया, आदेश भ्रम में बदल गए और पैटर्न टैंकों की सुव्यवस्थित पंक्तियां बेतरतीब ढेरों में बिखर गईं। भारतीय सेना नायक ने अपने सैनिकों को शांत स्वर में निर्देश दिया, फायर रोकना नहीं। गन्ने के खेत अब गोलाबारी के बीच ज्वलनशील दीवारों की तरह जलने लगे। हर दिशा में विस्फोटों की गर्जना गूंज रही थी। गाड़ियों के ईंधन टैंक फट रहे थे, गोला बारूद के डिब्बे उड़ रहे थे और जलते हुए धातु के टुकड़े आकाश में बरस रहे थे। भारतीय टैंकों के चालक और गनर, जो अपने पुराने शर्मन या सेंचुरियन टैंकों में छिपे बैठे थे, बेहद अनुशासन के साथ गोली दर गोली दागते रहे। उन्होंने हर गोले का हिसाब रखा, हर निशाना सोचा समझा। शाम तक वो दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। खेतों में जलते पैटर्न टैंक, आसमान में काले धुएं के गुबार और बीच बीच में भारतीय सैनिकों के विजय नारे। पाकिस्तान की फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन, उसकी सबसे शक्तिशाली और गर्वित सेना, अब टूट चुकी थी। 7 दर्जन से अधिक पैटर्न और चाफी टैंक नष्ट या छोड़े जा चुके थे। जो बच गए
वे या तो पलटकर भागे या कीचड़ में अचल हो गए। अगले 2 दिनों तक भारतीय सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं, बचे हुए प्रतिरोध को कुचलती हुई। 10 सितंबर तक असल उत्तर का युद्ध समाप्त हो गया था और उस भूमि पर जहां कभी पाकिस्तान की सबसे आधुनिक मशीनें गरजी थी, अब केवल जले हुए इस्पात का ढेर था। कुल मिलाकर लगभग 100 पाकिस्तानी टैंक नष्ट या कब्जे में ले लिए गए, जबकि भारत ने इस क्षेत्र में केवल 10 टैंक खोए। पंजाब के किसानों ने बाद में उस जगह को एक नया नाम दिया, पैटन नगर, अर्थात पैटन का कब्रिस्तान। ये हार केवल रणनीतिक नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी थी। पाकिस्तान की सेना, जिसने इस युद्ध को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की तरह शुरू किया था, अब अपनी ही मशीनों के बोझ तले दब चुकी थी। उनके कमांडरों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन भारतीय टैंकों को वे पुराने और बेकार मानते थे, उन्हीं ने उनके नवीनतम पैटर्न को राख में बदल दिया। लेकिन असल उत्तर ने यह दिखा दिया कि युद्ध मैदान पर केवल तकनीक नहीं, बल्कि सोच की धार भी निर्णायक होती है। भारतीय पक्ष में इस जीत ने मनोबल को आसमान तक पहुंचा दिया। सैनिकों ने देखा कि कैसे उनकी सूझबूझ, उनकी तैयारी और उनके नेतृत्व ने आधुनिक तकनीक को परास्त कर दिया। मेजर जनरल गुरबख्श सिंह और उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने एक ऐसा बचाव अभियान रचा जो दुनिया के किसी भी सैन्य अकादमी में पढ़ाया जा सकता था। हर यूनिट, चाहे वो टैंक ब्रिगेड हो, पैदल रेजिमेंट या इंजीनियरिंग बटालियन, एक ही लय में काम कर रही थी। कोई दहशत नहीं, कोई अराजकता नहीं, केवल अनुशासन, योजना और एक अडिग संकल्प। रात जब गिरी तो गन्ने के जले हुए खेतों में टैंकों की परछाइयां लहराने लगीं। हवा में जलते डीजल की गंध थी। घायल सैनिकों की कराहें और मशीन गनों के अंतिम विस्फोट। युद्ध समाप्त हो रहा था, पर दृश्य किसी महाकाव्य जैसा था। गांव वाले जब अपने आश्रयों से बाहर निकले, तो उन्होंने जो देखा, उसने उनकी सांसें रोक दी। चारों ओर जले हुए पैटर्न टैंक बिखरे पड़े थे। उनके स्टील के शरीर मिट्टी में धंसे हुए थे। जहां कभी डर और दंभ था, वहां अब केवल खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें विजेता की विनम्रता और पराजित की हैरानी दोनों शामिल थी। असल उत्तर की लड़ाई अब केवल एक टकराव नहीं रही। ये भारत की सामरिक सूझ और साहस की पहचान बन चुकी थी। इन 3 दिनों ने इतिहास को बदल दिया था। जब गोलियां थम गईं और टैंकों के इंजन खामोश हो गए, तो असल उत्तर के खेत एक भयानक लेकिन गौरवपूर्ण दृश्य में बदल चुके थे। सैकड़ों टनों इस्पात मिट्टी में धंसे थे। धुआं अब भी उठ रहा था और युद्ध की गंध, जले हुए ईंधन, गन पाउडर और मिट्टी की मिलीजुली महक हवा में भारी थी। लेकिन इस अराजकता के बीच एक सत्य चमक रहा था। भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया था। पाकिस्तान की आर्मर्ड डिवीजन, जो उसके युद्ध बल की रीढ़ थी, अब टुकड़ों में बिखर चुकी थी। असल उत्तर की विजय ने न केवल एक मोर्चे पर जीत दिलाई, बल्कि पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। अमृतसर की ओर बढ़ने की पाकिस्तानी योजना ध्वस्त हो चुकी थी। जिस टैंक को पश्चिमी दुनिया बख्तरबंद शक्ति का प्रतीक मानती थी, वही अब भारतीय धरती पर पराजय का प्रतीक बन गया। इस लड़ाई ने एक बात साफ कर दी कि युद्ध केवल मशीनों का खेल नहीं होता, बल्कि दिमाग, जमीन और मनोबल का मेल होता है। टेक्नोलॉजी वहां हार जाती है जहां रणनीति और इच्छा शक्ति का संगम होता है। असल उत्तर इसका जीवंत प्रमाण बन गया। भारतीय टैंक कमांडरों ने दिखाया कि कैसे भूगोल को हथियार बनाया जा सकता है। उन्होंने पानी से खेतों को भरा, जिससे वो मिट्टी जो कभी जीवन देती थी, अब मृत्यु का जाल बन गई। मेजर जनरल गुरबख्श सिंह का रणनीतिक पीछे हटना आज
सैन्य अकादमियों में अध्ययन का विषय है। अगर उन्होंने खेमकरण में मोर्चा लेने की बजाय असल उत्तर की ओर पीछे हटने का निर्णय न लिया होता तो ये युद्ध शायद अलग मोड़ लेता। लेकिन उन्होंने जोखिम लिया और ये जोखिम भारत की सबसे शानदार विजय में बदला। पाकिस्तानी कमांडरों के लिए ये पराजय असहनीय थी। जो सेना खुद को श्रेष्ठ मानती थी, उसकी सर्वश्रेष्ठ डिवीजन एक छोटे गांव में मिट्टी में मिल गई। फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन, जो अमेरिकी सहायता से बनी थी और जिसे स्टील का तूफान कहा जाता था, अब केवल टूटे हुए टैंकों का मलबा रह गई थी। कई टैंक दलदल में इतने गहरे धंस गए कि उन्हें बाहर निकालने में हफ्तों लग गए। कुछ आज भी असल उत्तर की मिट्टी में आधे दबे हुए पड़े हैं, मौन गवाह बनकर। ये लड़ाई केवल जमीन पर नहीं जीती गई थी, ये मानसिक युद्ध की जीत भी थी। असल उत्तर ने पाकिस्तानी सेना के आत्मविश्वास को तोड़ दिया, जबकि भारतीय सेना का मनोबल आसमान छू गया। सैनिकों को विश्वास हो गया कि साहस और सूझबूझ से किसी भी आधुनिक हथियार को मात दी जा सकती है। देश भर में ये विजय एक प्रेरणा बन गई। समाचारों में हर जगह लिखा था, पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान असल उत्तर में। गांव के लोग, जिन्होंने 3 दिनों तक युद्ध का धुआं देखा था, अब गर्व से कहने लगे, ये वो धरती है जहां भारत ने जवाब दिया, सच्चा जवाब। रणनीतिक दृष्टि से इस लड़ाई का प्रभाव गहरा था। पाकिस्तान की मुख्य आक्रमण रेखा टूट जाने के बाद भारत ने पंजाब में अपनी रक्षा मजबूत कर ली। दुश्मन की आगे बढ़ने की क्षमता खत्म हो गई। 1965 का युद्ध, जो शुरू में पाकिस्तान के लिए अवसर जैसा था, अब संतुलन की लड़ाई बन चुका था और इस संतुलन में निर्णायक भूमिका असल उत्तर की थी। इसने भारत को वो समय और मनोबल दिया जिसने बाद की लड़ाइयों में उसकी स्थिति को मजबूत किया। पर असल उत्तर का महत्व केवल रणनीति तक सीमित नहीं है, ये एक मानव कथा भी है। एक ऐसी कथा जो साहस, बलिदान और कर्तव्य की पराकाष्ठा को दिखाती है। उन टैंक कमांडरों और सैनिकों ने जो असल उत्तर में लड़े, वे जानते थे कि वे संख्या और तकनीक दोनों में कमजोर है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे जमीन के हर मोड़ को पहचानते थे, हर नहर की गहराई जानते थे और उन्होंने उसी ज्ञान को हथियार बना लिया। अब्दुल हमीद जैसे सैनिकों ने यह साबित किया कि एक आदमी का साहस एक सेना के गर्व से बड़ा होता है। जब उन्होंने अपनी जीप पर बैठे बैठे उस पैटर्न को उड़ाया था, तो वो केवल एक दुश्मन टैंक को नहीं, बल्कि एक भ्रम को ध्वस्त कर रहे थे। वो भ्रम कि मशीनें मानव से शक्तिशाली है। आज असल उत्तर के मैदानों में जब सूर्य डूबता है, तो गन्ने के खेतों की परछाइयों में वे जले हुए पैटर्न अब भी चमकते हैं। गांव वाले हर साल 8 से 10 सितंबर के बीच यहां इकट्ठा होते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने 3 दिनों में इतिहास की दिशा बदल दी। खेतों के किनारे एक स्मारक खड़ा है, वहीं जहां अब्दुल हमीद ने अपनी जान दी थी। उसके बगल में रखा गया एक जला हुआ पैटर्न टैंक आज भी उस लड़ाई की कहानी कहता है। बच्चे उस पर चढ़ते हैं, बुजुर्ग सिर झुकाते हैं और सैनिक सलामी देते हैं। असल उत्तर अब केवल एक गांव नहीं, एक प्रतीक है। ये वो जगह है जहां बुद्धिमत्ता ने बल को हराया और जहां वीरता ने इस्पात को झुका दिया। विश्व स्तर पर इस युद्ध ने सैन्य चिंतकों को एक नया सबक दिया कि टेक्नोलॉजी को मात देने का सबसे बड़ा तरीका है उसे जमीन और दिमाग से हराना। ब्रिटिश और अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों ने असल उत्तर को ट्रैप बैटल का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। यह वही सिद्धांत था जो बाद में कई युद्धों में अपनाया गया। दुश्मन को वहीं खींचो जहां वो कमजोर है और फिर उसे उसी में डुबो दो। कई वर्षों बाद जब युद्ध इतिहासकारों ने असल उत्तर की समीक्षा की, तो उन्होंने एक ही निष्कर्ष निकाला। ये वो जगह थी
जहां रणनीति ने यंत्रों पर विजय पाई और मनुष्य ने मशीन को मात दी। भारत के लिए ये केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना थी। समय बीत गया, युद्ध समाप्त हो गया, सीमाएं स्थिर हो गईं, लेकिन असल उत्तर की गाथा जीवित रही। आज भी जब सेना के जवान नए कैडेट्स को प्रशिक्षण देते हैं, तो असल उत्तर की कहानी सुनाई जाती है, ये बताने के लिए कि युद्ध बुद्धि से जीते जाते हैं, भय से नहीं। और जब हम उस सुबह की ओर लौटते हैं, 8 सितंबर 1965, जब सूरज की पहली किरणें गन्ने के ऊपर पड़ी और भारतीय टैंक कमांडर अपने स्थानों पर शांत बैठे थे, तो हमें याद आता है कि इतिहास ऐसे ही क्षणों में लिखा जाता है। उस क्षण में जब दुश्मन ने सोचा कि उसने सब कुछ जीत लिया है, भारत ने उसे असल उत्तर दिया, सच्चा जवाब। एक ऐसा जवाब जो केवल तोपों से नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस से दिया गया था। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, ये एक राष्ट्र की आत्मा की कहानी है, उस आत्मा की जो कभी झुकती नहीं। जब पैटर्न टैंकों के चालक अपने इंजन गरजाते हुए भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे, तो उन्हें लगा था कि वे इतिहास लिखने जा रहे हैं। लेकिन जब वे दलदल में फंस गए और उनके स्टील के ढांचे आग में जलने लगे, तब इतिहास ने अपना फैसला सुना दिया। साहस हमेशा इस्पात से बड़ा होता है। असल उत्तर के नाम पर आज भी एक बात अमर है। जब भी कोई पूछे कि भारत का सच्चा जवाब क्या था, तो पंजाब की उस मिट्टी से आवाज आती है, वही जहां हमारे टैंक खड़े थे, जहां हमारे सैनिक गन्ने के बीच छिपे थे और जहां हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सैनिक झुकना नहीं जानते। 8 सितंबर से 10 सितंबर 1965, 3 दिन, एक गांव और एक अमर संदेश कि जब भारत जवाब देता है, तो वो असल उत्तर देता है।